Hello everyone. Today I am going to discuss a very important previous year paper 2009. तो इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा चेंज हुआ है, एक्सप्लेनेशन की नीड है और बहुत सारा करेक्शन है। कई में क्वेश्चंस में दो दो आंसर्स हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि करेक्ट आंसर फाइंड आउट करके आप तक पहुंचाऊं, लेकिन फिर भी ऐसे एक दो क्वेश्चन हैं जो अभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। तो मेनली आप उन क्वेश्चंस पे एक बार ध्यान से देख लीजिए उन क्वेश्चंस को और कोशिश करिए, अगर मिल जाए तो बेटर है, और नहीं तो फिर जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखिए कि उसको आपको अच्छे से देखना। और ये जो भी पेपर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। 2005 से लेकर जो 21 तक के पेपर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए उनमें हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कोशिश की है करने की। तो हम शुरू करते हैं इस पेपर को। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, लिंटन द्वारा बताए गए परिवारों के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देखा है प्रीवियस ईयर पीजीटी में ही पूछा जा चुका है। तो उन्होंने फैमिली के दो टाइप बताए हैं, संयुक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है एम.के. गांधी ने, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सभी विज्ञानों की महारानी, तो मैंने आपको जब कॉन्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि सभी विज्ञानों की महारानी कहते हैं कॉन्ट, क्योंकि कॉन्ट ने समाजशास्त्र को सबसे लास्ट में रखा और उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स विज्ञान बताया है। इसीलिए उनके पहले जितनी भी साइंस आ चुकी थी उन सभी का प्रभाव इस पे है, लेकिन बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो बायोलॉजी के बाद आया, तो बायोलॉजी का ज़्यादा इम्पैक्ट है। और इसीलिए इन्होंने कहा जितनी भी पहले की साइंस है उन सभी का प्रभाव लास्ट वाले में पड़ता है और वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो सोशियोलॉजी को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बताते हुए उसको सभी विज्ञानों की महारानी कहा है कॉम्ट ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस विद्वान को पहला एकेडमिक फादर माना जाता है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, जब हमने दरकाइम पढ़ाया था तब मैंने बताया था फर्स्ट एकेडमिक फादर या फिर फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है एमाइन दुर्कहाइम को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य शुरुआत करने का श्रेय जाता है। तो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य शुरू करने का श्रेय जाता है दुर्कहाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो इसमें आपको पता है कि ये होता है जिसमें एमिटेट में पितृशव श्रेय में मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख कारण है इस द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता, उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्य के प्रभाव को साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंसी, और इनमें से सभी। तो ये सारी ही चीज़ें इसमें आती हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मादक द्रव्य व्यसन का मुख्य लक्षण ये सारी चीज़ें हैं। महिला स्वयं सिद्ध योजना संबंधित है। तो महिला स्वयं सिद्ध योजना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो उसमें सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला स्वयं सिद्ध योजना इसलिए संबंधित हो जाएगी सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट हमारा है, और महिला जो जी.एस. गुरिये ने जाति व्यवस्था की 6 लक्षण बताए हैं, इसमें से कौन सा लक्षण शामिल नहीं है। तो उन्होंने समाज का खंडात्मक विभाजन बताया है और हायरार्की बताया, भोजन और सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण बताया, लेकिन अपवित्रीकरण की बात वो नहीं करते। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यतों की सामाजिक नियोगिताएँ समाप्त हो गई हैं। तो इसमें दो आंसर्स हैं, कहीं कहीं पे ऑप्शन बी बताया गया और कहीं कहीं पे ऑप्शन डी बताया गया है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी पढ़कर का। लेकिन फिर भी अगर
किसी को इसका करेक्ट आंसर लगता है कि ऑप्शन डी है तो वो हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डाउटफुल वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन फिर भी जो चांसेस जा रहे हैं करेक्ट होने के वो पढ़ के हैं की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया है? तो जब राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया है एल्विन ने, ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है, जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ऐसा है जिसमें कई जगह ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, कहीं राधा कृष्णन, कहीं पी.वी. और कहीं स्वामी विवेकानंद, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। तो धर्म को उन्होंने कहा कि कोई सुनने या मान लेने की ही चीज़ नहीं है, जब समस्त मन प्राण विश्वास सब कुछ एक हो जाएगा तो उसको हम धर्म कहेंगे, ऐसा कहते हैं विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है? तो हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति, ये सारी चीज़ें ही हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, ये किसने कहा? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप के आने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन फिर भी इसमें भी जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन दिए गए हैं, कहीं कहीं पे पी.एन. प्रभु और कहीं कहीं पे लल्लन गोपाल ने भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर जाता है, करेक्ट होने का जो चांसेस है वो पी.एन. प्रभु पे जाता है। इन्होंने कहा, हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के संबंध में इन्होंने कहा है, पुरुषार्थ क्या होता है? जो मानसिक और नैतिक आधार प्रदान करेगा आश्रम व्यवस्था में, मेंटल और मॉरल जो बेस प्रदान करेगा वो होता है पुरुषार्थ। ये किसने कहा? पी.एन. प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो परिवार में प्रकार्यवादी भी बात करते हैं, अंतःक्रियावादी भी, संरचनावादी भी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो हमने ये बताया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्लस इसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जब भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है आपका मानसिक संबंधों, जब मानसिक संबंधों की बात होगी तो आंसर हो जाएगा वीरकांत। तो यहाँ पे आपको याद करना है, वीरकांत को मेंटल रिलेशन से जोड़ना है, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जिनका मेंटल एबिलिटी या मानसिक संबंध ठीक हो गया वही वीर कहलाएंगे, उन्हीं की विजय होगी, वही वीर होंगे। तो इस तरह से करके अगर आप करेंगे तो ये आप आसानी से लर्न कर पाएंगे। लेकिन पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोई भी ट्रिक बना के इसको लर्न कर सकते हैं। जब भी विशिष्ट विज्ञान में मानसिक संबंधों के स्वरूपों की बात होगी तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा वीरकांत। नेक्स्ट है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तत्वों का अथवा परिवर्तनशील तत्वों का अध्ययन कर रहे हों, लेकिन जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है वो क्या होगा? सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन ही करना होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, हम कोई भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो लेकिन हमारा एक लक्ष्य होता है और वो है एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना। तो ये किसने कहा है? प्रोफेसर मैकी ने। ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व क्या नाम था? तो मैंने आपको बताया था जब कॉम्प पढ़ा रहे थे, सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि 1838 में ही उन्होंने सोशियोलॉजी नाम दिया था कॉम्प ने। ये किसने कहा है? अच्छा क्या है? यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है। तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। कार ने जो की डेफिनेशन है, उन्होंने अच्छाई की एक डेफिनेशन देते हुए बताया है कि अच्छा क्या है? वह सामूहिक अनुभव से निश्चित होगा, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई क्या है? सामाजिक धारणा है। तो अगर अच्छाई की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आंसर होगा कार्नेजो। वैश्वीकरण के आगे बढ़ने हेतु प्रमुख प्रेरक तत्व हैं, तो बाजार की खोज हो जाएगी, बहुराष्ट्रीय निवेश हो जाएगा, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज कर्मकांड विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलेगा। तो क्या कहलाएगा? संस्कृताइजेशन हो जाएगा। और ये डेफिनेशन किसने किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है श्रीनिवास ने। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? तो ये मैंने अभी बताया 1838 में। और अगस्ट कॉम्ट के अनुसार क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया था जब कॉम्ट पढ़ा रहे थे। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, इसमें उन्होंने ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मैंने डिस्कस की थी जब आपको पढ़ा रहे थे। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये भी बताया था। और आपने पेपर सॉल्व करते करते देख लिया है कि कितना ये रिपीट हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद ही हो गया होगा। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। कांट पर उस समय के सर्वप्रमुख किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके पे जो भी प्रभाव पड़ा था वो सेंट साइमन का पड़ा था। और इन्हीं के साथ उन्होंने मिलकर 1822 में अपना वो बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने प्लान किया था साइंटिफिक ऑपरेशन ऑफ फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी वाली बुक इसमें लिखी थी 1822 में इनके साथ मिलकर। अगस्ट कॉम्ट का जन्म और वह देश है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है जब आपको पढ़ा रहे थे कॉम्ट, तब मैंने बताया था कि उनका जन्म कब हुआ था, जिसमें मैंने बताया था आपको 19 जन 1798 को फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के मॉन्टेप्लेयर में बताया था आपको कि इनका जन्म हुआ था। तो जब भी किसी थिंकर को पढ़ें तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि आप, इसीलिए मैंने आपको जो भी थिंकर बताए हों उसमें उनके जन्म के साथ उनका प्लेस भी बताया है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी में। तो जब भी आप किसी भी थिंकर को पढ़ें तो ये ज़रूर याद करें कि उनका जन्म कब कहाँ हुआ है। देश के साथ साथ आप उनका सिटी या जो भी टाउन का नाम है वो भी लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? ये भी मैंने आपको जब दुर्कहाइम पढ़ाया है तो उसमें सती का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि वो अल्टरिस्टिक जो सुसाइड है उसका एग्जाम्पल है, परार्थवादी आत्महत्या। और उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप भी बताए थे इसमें अल्टरिस्टिक के जो इम्पोर्टेंट थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप बताए थे अल्टरिस्टिक सुसाइड के, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल और एक्यूट बताया था आपको। तो आप उसको लर्न कर लीजिए और वो अभी लेटेस्ट किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ये 3 टाइप जो आपकी अल्टरिस्टिक सुसाइड है, परार्थवादी आत्महत्या है, उसके अंदर आते हैं, उसके 3 टाइप हैं। तो आप इनको ज़रूर लर्न कर लीजिए क्योंकि ये बहुत रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्त्री व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम। ये भी मैंने कई बार बताया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको लर्न हो गया होगा। समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये तो अभी प्रीवियस वाले ही पेपर में हमने किया था, तब आपको बताया था कि समाजशास्त्र को किसने पुजारी और किसने देवता कहा है। तो पुजारी की अगर बात होगी तो ऑप्शन हो जाएगा सी, और अगर देवता की बात हो जाएगी तो ऑप्शन होगा ए। तो दुर्कहाइम ने क्या कहा है? दुर्कहाइम ने कहा कि जो समाज है वही देवता है। और कॉम्ट ने क्या कहा? पुजारी की बात की है। किसको कहा है? जो आधुनिक समाज जो समाजशास्त्री हैं उनको पुजारी कहा है। तो पुजारी और देवता में कंफ्यूज नहीं होना है। देवता कौन होगा? कॉम्ट, दुर्कहाइम, और पुजारी कौन होगा? कॉम्ट। इस तरह से करके करेंगे तो बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? ये भी मैंने अभी प्रीवियस ही पेपर में आपको बताया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पीजीटी में प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आधा पेपर तो रिपीटेड ही मिल जाता है। तो आप कोशिश करिए जो भी जिनके सामने मैं स्टार बना रही हूँ उनको आप ज़रूर लर्न करें। और अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको याद और हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है।
तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से ना सिर्फ आंसर्स ही लर्न करेंगे, बल्कि साथ ही साथ क्वेश्चंस की जो रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी है उसको भी एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें मैंने बताया था जीएस घुरिये ने की है 1952 में, 1952 में मैंने बताया था कि उन्होंने इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी घुरिये ने। किस जनजाति में भ्रातृ बहुपति विवाह का चलन है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हायर एजुकेशन का 47 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो हमारा है भ्रातृ बहुपति विवाह का चलन जो है वो किसमें है? ऑप्शन सी टोडा में है। और इसी के साथ साथ खस टोडा जनजाति समूहों में एक स्त्री के सभी भाई जो होते हैं वो पति होते हैं। और नेक्स्ट हमारा है रामपुरा गांव किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था रामपुरा गांव का? तो वो किया था श्रीनिवास ने। दहेज निरोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दहेज निरोधन अधिनियम जो आपका लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1961 में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है पोस्टल स्कूल के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें है ब्राइस। नेक्स्ट हमारा है अभिवृत्तियों को मापने के लिए, ये भी आपने देखा 2 से 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है, ये थर्ड टाइम हम रिपीट कर रहे हैं, तीसरी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन पीजीटी में। सामाजिक दूरी पैमाना का किसने विकास किया था? सबसे पहले तो किया था बोगार्ड्स ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैचिंग वाला, तो उसको मैच कर लेते हैं। प्राथमिक समूह कूले का, ये भी इसके पहले पीजीटी 2005 में ही आया था, अभी लेटेस्ट रिपीट हुआ है। प्राथमिक समूह कूले, सांख्यिकी समूह बेयरस्ट्रीट, संदर्भ समूह मर्टन और अंतः समूह बाह्य समूह किसका हो जाएगा? समनर। तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे। फर्स्ट में 2 और बी में 4। चलिए देखते हैं किस में है ये। फर्स्ट में 2 और बी में 4। फर्स्ट में 2 और बी में 4, दो ऑप्शन सी में भी ऑप्शन बी में भी है। हाँ, वो ये सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ, देखिए उसमें भी यही था कि ये तो आंसर 2 में दिया हुआ था और इसमें भी यही है कि ये 2 में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। देखिए मैंने उस टाइम भी बताया था कि इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं, कहीं पूंजी दिया है, कहीं मशीनी उपकरण दिया है और कहीं श्रम दिया हुआ है। तो फिलहाल हम इसका आंसर मान लेते हैं ऑप्शन सी, लेकिन ये मेरे लिए तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परेशान करते हैं और हर जगह इनका आंसर अलग अलग दिया होता है, लेकिन फिर भी इसमें जो ये पॉसिबिलिटी है वो श्रम पे जा सकती है, क्योंकि ये 3 से 4 पेपर्स में एक्सप्लेनेशन में यही दिया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर्स फाइंड होने के चांसेस हैं। और वैसे भी अगर करंट टाइम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो डिलीट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि इनके आंसर्स बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है? तो शिकागो स्कूल से संबंधित हैं स्मॉल ओनली, बाकी ये सब लोग उसमें नहीं आते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक थ्योरी से कौन संबंधित है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें पैरेटो एंड सोरोकिन जो हैं वही दिख रहे हैं जो चक्री सिद्धांत में आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसमें मैंने बताया था सोरोकिन को चक्री में इसलिए फ़िलहाल नहीं माना जाता है क्योंकि उनका एक पेंडुलम की भांति ऐसे से आता जाता रहता है थ्योरी, तो इसलिए उसको चक्री में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, तो ये बुक भी कई बार रिपीट हुई है और इसका आंसर है राइनहार्ड बेंडिक्स। तो ये बुक भी पीजीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट हमारा कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, जिसमें डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं, और क्योंकि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, क्योंकि भगवान दास को ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, ये सिर्फ पीजीटी में ही दिया है
और किसी में है नहीं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। पर फिर भी इसको एनालिटिकल अगर तौर पे देखें तो भगवान दास के अकॉर्डिंग रिलीजन के बारे में उन्होंने कहा धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। तो हाँ, पूरक हैं वैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों में डिफरेंस तो नहीं बढ़ते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ए तो ठीक है लेकिन आर मुझे रॉन्ग लग रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है कथन निष्कर्ष वाला, समानता जटिल समाजों में अवैक्तिक संबंध प्रबल होते हैं, क्योंकि जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो ठीक लग रहा है, जटिल समाजों में इम्पर्सनल संबंध होते ही हैं और जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो और दोनों में ही जटिल समाजों की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन भी ठीक है और व्याख्या भी ठीक है। ग्राम्य नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम्य तथा नगर समानताएं व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो ये तो ठीक है कि इन्होंने ही दिया था, रेडफील्ड ने ही दिया था इसकी संकल्पना। और ये रूरल अर्बन कंटिन्यूम होता है वो की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम और नगर में समांतर व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये भी ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे पहले तो कर रहा है कि क्या है ये, और दूसरा बता रहा है कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो इस हिसाब से ये दोनों तो ठीक होंगे, लेकिन इसकी व्याख्या ठीक नहीं होगी, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन नेक्स्ट होगा कोई 89, हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि पहले वो बता रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरे में उसने बताया है किसने दिया है। नेक्स्ट हमारा है, अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है, क्योंकि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव अधिक पड़ा है। तो हाँ, वैसे प्रभाव तो पड़ा ही है, और इतना मतलब पहले जितना संस्कार समझा जाता था उससे थोड़ा, अभी है तो संस्कार ही, लेकिन उससे ज़्यादा अधिक थोड़ा संविदा टाइप हो गया है। तो इस वजह से ऑप्शन ए ठीक हो सकता है। ऑप्शन ए सही है और व्याख्या भी सही है। जॉइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है, तो उसमें कौन कौन सी विशेषता, बड़ा आकार तो होता है, सदस्यों के बीच में हायरार्की भी होती है, परंपराओं पर आधारित संरचना होती है, सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसी को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जाएगा, तो स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका किसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम ऑप्शन देख रहे हैं तो पिता की नहीं होगी, अध्यापक की नहीं होगी, कि अधिकारी की नहीं होगी, चित्रकार ही हो सकता है जो एक स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका होगी। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुई है, इसलिए इसको जिसको नहीं याद है वो लर्न कर लें, और वैसे ज़्यादातर लोगों को तो लर्न होगी। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह होता है जो सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार करेगा। तो सभी पहलुओं को अंगीकार करने की बात डेविस ही करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पार्सन्स के अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना में बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार्य करने की आवश्यकता है, तो ये तो बहुत ईजी है और बहुत सभी लोगों को पता होगा, उन्होंने AGIL की बात की थी। तो AGIL से देख लेते हैं किसमें किसमें है, अनुकूलन है, एकीकरण है, लक्ष्य प्राप्ति है, सामाजिक क्रिया नहीं है, सोशलाइजेशन नहीं है, और पैटर्न मैनेजमेंट है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है उसको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रख के की जाती है, करेक्ट। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से किसका होता है, संस्था का। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, 1931 की जनगणना में हट्टर ने अस्पृश्य जातियों को क्या कहा था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बाहरी जाति कहा था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है। ये भी अभी हमने प्रीवियस वाला में बताया था कि अगर अनुसूचित जाति को आरक्षण की बात करी गई है तो किसमें, 330 में, क्योंकि इसमें बात हो रही है संसद की। और
मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना था? तो ये तो सबको ही पता है, ओबीसी के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार को उन्होंने सही माना था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देगा? तो जो आयोग को नियुक्त करने की बात वो करते हैं आर्टिकल 341 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इनको एक बार थोड़ा नज़र अच्छे से दौड़ा लें। जब आयोग के नियुक्त होने की बात होगी तो आंसर हो जाएगा 341। नेक्स्ट है हमारा, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। तो स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन हमें इसमें फाइंड आउट करना है सही वाला। तो पॉजिटिव तो है। एक 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। नो, वो तो 1992 में थी। इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है? नहीं, सबसे ज़्यादा महत्व नहीं देता है। जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्री स्वतंत्रता तो उसमें नहीं बढ़ी है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए सही। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया है वो क्या है? देवदासी परंपरा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो हमें मैच करना है। दिल्ली सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश है। और मुंबई क्या है? सबसे ज़्यादा वहाँ पे आबादी है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला है। तो अगर यहाँ पे हमको आबादी और घनत्व पता होगा तो ये आंसर हो जाएगा। डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? दिल्ली में। और सबसे कम डेंसिटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर मुंबई है और सबसे कम आबादी वाला या पॉपुलेशन वाला नगर हिमाचल प्रदेश है। तो ए में 4 तो यहाँ मिल गया हमें आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है। क्षेत्रवाद में क्या होता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट, समुदाय का विकास निहित होता है। नेक्स्ट है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो जब इसमें बात होगी ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम की, तो उसमें खुला स्त्रीकरण नहीं होता है, बंद स्त्रीकरण होता है, पुरुषार्थ होता है, जॉइंट फैमिली होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सोशलाइजेशन में सीखने की बात हमने की थी, कौन करता है? जॉनसन, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी सही। सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मैक्स वेबर ने त्रिआयामी उपागम को अपनाया है। हुकार्ट और सेनार्ट जाति की उत्पत्ति के लिए किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं धार्मिक सिद्धांत से। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, तब सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात होगी तो आर्टिकल हो जाएगा 335। और ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, तो ये किसने कहा है? अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, ये कहा है हॉबल ने। और पीजीटी में बहुत क्वेश्चन ये रिपीट होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अलौकिक शक्ति में विश्वास की बात कौन करता है? हॉबल। और टायलर किसकी बात करते हैं? वो कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में विश्वास है ये कहते हैं टायलर, और जबकि अलौकिक में विश्वास है करते हैं हॉबल।
फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था जब स्पेंसर पढ़ाया था, किसकी बुक है, स्पेंसर की। शीर्ष देखना, ये पीजीटी में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शीर्ष देखना को ज्ञात करने का सही सूत्र जो है उसमें उन्होंने बताया है सिर की लंबाई इंटू 100 और सिर की चौड़ाई, तो उसमें उन्होंने सिर की चौड़ाई को करेक्ट आंसर माना है। और इसमें शीर्ष देशना के अलावा वो नसिका देशना करके भी आता है, तो उसमें भी चौड़ाई जिसमें होगा वही करेक्ट आंसर होता है। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जाती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता बनी रहे। तो जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता बनी रहने की बात होती है, दक्षता नहीं बनी रहती है। तो ये डेफिनेशन भी रिपीटेड डेफिनेशन है और कई बार पूछी जा चुकी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन डी दिया है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि माइकल कालेस्की की कोई भी डेफिनेशन इस पे आधारित नहीं है, पॉवर्टी पे आधारित नहीं है। इनका जो माइकल कालेस्की हैं उनका उनकी एक थ्योरी है, जो इनकी थ्योरी है उसका नाम है एकाधिकार की डिग्री। ये माइकल कालेस्की का सिद्धांत है, कहीं पूछ लें तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इनकी जो थ्योरी थी वो एकाधिकार की डिग्री थ्योरी दी थी इन्होंने, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ मोनोपोली, द थ्योरी ऑफ डिग्री ऑफ मोनोपोली की थ्योरी इन्होंने दी थी। और जो वो गोडार्ड हैं उनकी पॉवर्टी पे डेफिनेशन थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब स्वास्थ्य और शरीर से संबंधित दक्षता अगर ना बनी रहे तो फिर वो लोग पॉवर्टी में आ जाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना कि ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन का आंसर इसमें रॉन्ग दे रखा है, तो करेक्ट आंसर मैंने इसका बता दिया, आंसर है इसका गोडार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमतियाँ प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। तो ये डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन दी है मजूमदार और मदन ने। तो आप इसको लर्न करने के लिए ऐसे लर्न कर सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है उससे जाति को अलग नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म से इन्होंने कास्ट को जोड़े रखने का काम किया था, और इसमें इन्होंने बताया था क्योंकि हिंदूवाद ही ऐसी चीज़ है जो जाति को इसके सैंक्शंस प्रदान करता है, उसमें ही इतना ज़्यादा जाति पे फोकस किया जा रहा है, और उससे अलग नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर दिया और पूरी व्यवस्था को उसको नैतिक अर्थ देता है। जो जाति है उसी से एक मॉरलिटी पता चल रही है हिंदू धर्म में, तो वो हिंदू धर्म की वजह से जाति नहीं अलग हो पा रही है। ऐसा किसने बोला है? मजूमदार और मदन ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है ह्यूमन साइकिल, ये भी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर वाले में रिपीटेड बुक है, अरविंदो की है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है वो मैचिंग वाला है, तो इसको मैच कर लेते हैं। जो सावित्री है वो किसका है? अरविंदो का। यंग इंडिया तो आपको पता ही है, गांधी। स्टेट एंड माइनॉरिटी, अम्बेडकर। इसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन हो गया, भगवान दास। तो आप इसको मैच कर लीजिए। ए में 3 और बी में 4, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मतलब ये सही दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख लक्षण माना है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसका करेक्ट आंसर दिया है एलिट मैरिन ने फैमिली को तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना है। दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना देना होता है? तो देना होता है 15,000, ये करेक्ट आंसर है। अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कथन किसका है? आपको पता ही है, लोम्ब्रेसो का है ये कथन, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ था
1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो पारित हुआ था 1986 में पारित हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदू लॉ एंड कस्टम किसकी बुक है? जेडी मन की है, इम्पोर्टेंट है पीजीटी के लिए, ये इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट है सिंडिकेटेड हिंदुइज्म के संबंध में कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो यूनिक होते हैं। तो जो ये सिंडिकेटेड हिंदुइज्म होता है, इसका मतलब ही होता है हिंदू जो मिशनरीज़ होते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हिंदू मिशनरीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि क्या हो गया, रामकृष्ण मिशन जो है वो, और जैसे कि आर्य समाज हो गया आपका, या फिर आरएसएस हो गया, या जो मतलब ऐसे ही धर्म के उसमें जो एक्टिव रहते हैं, जो छोटे छोटे मिशन होते हैं। और सिंडिकेटेड हिंदुइज्म आप जानते हैं कि किसकी बुक रही है? तो ये रही है रोमिला थापर की, आपको पता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ किसकी रही है, रोमिला थापर की बुक रही है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें पूछा है कथन सही नहीं है। तो पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही इसलिए नहीं है क्योंकि सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न नहीं करता पूर्ववर्ती। ये एक क्या है, नवीन धार्मिक रूप है और नवीन संप्रदाय है, और इसलिए इसको राजनैतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है। तो सिंडिकेटेड हिंदुइज्म जो है वो एक नवीन कॉन्सेप्ट निकल के आया है। तो आपको ये भी पता चल सकता है इसके माध्यम से कि सिंडिकेटेड हिंदुइज्म जो है वो लेटेस्ट है, नवीन धार्मिक संप्रदाय। और उसमें एग्जाम्पल में हमने बताया रामकृष्ण मिशन हो गया, आर्य समाज हो गया, तो ये सब क्या है, नवीन है ना सिंडिकेटेड हिंदुइज्म, इसीलिए इनको कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में कभी पूछ ले सिंडिकेटेड हिंदुइज्म क्या है, तो उसमें रामकृष्ण मिशन है और आर्य समाज है, ये सब हो सकते हैं जो एक नई आइडियोलॉजी के साथ हिंदुत्व पे जोर देते हैं। न्यू आइडियोलॉजी को कहते हैं सिंडिकेटेड हिंदुइज्म। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम माना गया है? तो ये हो जाएगा गृहस्थाश्रम। नेक्स्ट है सदरलैंड ने स्वतःवसन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए किसको उत्तरदायी माना? तो उनका विभिन्न संपर्क वाला, जो इसमें उसमें ऑप्शन पूछा था, विभिन्नता संपर्क का सिद्धांत किसने दिया? सदरलैंड ने। अब इसमें क्वेश्चन को ऑप्शन में बदल दिया, लेकिन आंसर आपका वही हो जाएगा, विभिन्न संपर्क। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 1 जुलाई 1952 को। इसमें आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये जो आंसर ऑप्शन है वो रॉन्ग है। और जो इसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम जो था वो 1950 था, ये अधिनियम तो 1950 था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कब लागू हुआ। तो लागू हुआ वो 1 जुलाई 1952 को। क्यों? क्योंकि जो ये जो अधिनियम 1950 वाला यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो था वो 24 जनवरी 1951 को उस पर क्या किया था, साइन किया था, मतलब वहाँ से साइन हो गया था 24 जनवरी 1951 को। देखिए अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम वो 50 है, लेकिन उसमें साइन किया गया 24 जनवरी 1951 को, और लागू हुआ 1 जुलाई 1952 को। लागू हुआ या जारी किया गया, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो 1952 इसमें करेक्ट आंसर है। और ये जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है उसकी धारा 143 है, 143 धारा उसकी धारा है, कहीं पूछ ले कि कौन सी धारा लगती है तो 143। और ये जो था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, उसमें संशोधन कब हुआ था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं पूछ ले, तो संशोधन हुआ था 1958 में। तो मैंने यहाँ पे एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पूछ ही चुका है कब लागू हुआ।
तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। साइन 1951 में हुआ था। अधिनियम 1950 का है और इसमें संशोधन हुआ है 1958 में, यानी 8 साल के बाद संशोधन हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तो 50 का है और उसमें 58 में संशोधन हो गया और 2 साल बाद इसको लागू किया गया था, यानी 52 में। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे 50, 52, 58, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और 51 भी याद कर लीजिएगा। 50 में अधिनियम, 51 में साइन, 52 में लागू, 58 में संशोधन, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट तो आपको पता ही है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, किसका है, मैकाइवर पेज का रिपीटेड है। दुर्कहेम के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा आत्महत्या का प्रकार नहीं, तो हम सभी को पता है। और हमारा जो दरखाम पे लेक्चर है वो आप सभी लोग देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही यूनिक तरह से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जो UGC नेट और PGT या अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप सुसाइड वाला पार्ट जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें नए नए क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं जो आने की पॉसिबिलिटी है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो एक बार आपको जाके उसको देख लीजिए, हमारा सुसाइड वाला पार्ट, जिसको हमने पार्ट 2 में कवर किया है, अपने प्लेलिस्ट में हमने अपलोड किया है। तो दुर्कहेम के अकॉर्डिंग कौन सा आत्महत्या का पार्ट नहीं है, तो आपको पता ही है, अहमवादी है, परार्थवादी है, अनोमी है, स्वाभाविक आत्महत्या टाइप नहीं है। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, तो आत्महत्या के बाद कौन कर रहा है, दरखाम, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दरखाम। नेक्स्ट है, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो मैं के स्थान पे हम शब्द का प्रयोग किया है आपके ये स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि मैं की बात वो नहीं करते हैं। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो ये आपको पता ही है, राधा कमल मुखर्जी हैं। और नेक्स्ट है, किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ भी वही लोचा है जो आप इतनी देर से प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देख रहे हैं, तो वही कुछ इसमें भी है। देखिए, इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम किस वजह से होती है, कई बार क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा, ठीक है। तो सर्वोदय कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो दी है महात्मा गांधी ने। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान जाता है, पूछ क्या रहा है, रूपरेखा पूछा और हमने आंसर कर दिया JP नारायण। JP नारायण क्यों गलत हो जाता है इसमें, क्योंकि उन्होंने भी सर्वोदय की रूपरेखा तैयार की, JP नारायण ने भी। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है, JP नारायण ने जो रूपरेखा तैयार की है वो किसकी तैयार की है, उन्होंने तैयार की है सर्वोदय योजना की, ना कि सर्वोदय कार्यक्रम के। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें कार्यक्रम पूछ रहा है। इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मेनली फोकस जाता है वो किस पे जाता है, रूपरेखा पे, ना कि कार्यक्रम पे और योजना पे। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो रूपरेखा तो पूछ रहा है, लेकिन किसकी, कार्यक्रम की पूछ रहा है कि योजना की। तो अगर योजना की रूपरेखा पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, और अगर कार्यक्रम की रूपरेखा पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। तो इसलिए हमको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, सर्वोदय तो है, सर्वोदय से ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा है तो गांधी, अगर सर्वोदय योजना की रूपरेखा है तो JP नारायण, क्योंकि ये सर्वोदय योजना वाला जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, किसमें, PCS में। यह क्वेश्चन पूछा गया है PCS में, सर्वोदय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की, और उसमें आंसर है JP नारायण। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सर्वोदय कार्यक्रम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। तो ये मैंने अभी जब वो क्वेश्चन बताया था हॉबल वाला, तब आपको बताया था कि आध्यात्मिक की बात कौन करता है, टायलर। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है। तो इसमें जाति एक बंद वर्ग है, कोटेशन किसका है, दुबे का, घुरिए का, टायलर का। तो नहीं, इन लोगों का इन लोगों का ये नहीं है, ये है मजूमदार और मदान का ये कोटेशन। मजूमदार एंड मदन का ये कोटेशन है, जाति एक बंद है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D।
भारत में विवाह एवं परिवार नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका करेक्ट है कपाड़िया ने लिखी। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसको हम जाति कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है और इसका करेक्ट ऑप्शन है फूले। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंध है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। संस्कृताइजेशन ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने। अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो ऐसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अनुसूचित जाति का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो 1935 है और अगर 1935 नहीं होगा तो उससे पहले 33 होगा। निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? तो अनुसूचित जाति तो है, अनुसूचित जनजाति भी है, श्रमिक भी दुर्बल में आएगा लेकिन मार्जिनल कृषक उसमें नहीं आएगा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? तो वो हैं 41। 2009 का हम पेपर कर रहे हैं तो उस टाइम पे 41 थे लेकिन अभी 47 हो गए हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के जो अभी स्थान हैं सुरक्षित वो 41 से बढ़कर 47 हो गए हैं। लोकसभा में कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए उस टाइम पे थे 79 और अभी ये इंक्रीज़ हो गए हैं 84। तो अगर अनुसूचित जातियों की बात होगी एससी की तो 84 हो गए हैं, अगर एसटी की बात होगी तो हो गए हैं 47। तो ये आपको याद करना है। पहले भी पूछ सकता है कि पहले कितने थे, तो पहले थे 41 और 79, लेकिन अगर अभी पूछेगा करंट में कितने हैं तो वो बढ़ गए हैं 41 से 47 और 79 से 84। एससी की जो स्थान है वो 84 सुरक्षित हैं। तो 47 और 84 अब आपको याद करना है। नेक्स्ट है सबसे पहले डोमिनेंट कास्ट, ये भी रिपीट हुआ है, अभी प्रीवियस ईयर में था, श्रीनिवास हो जाएगा। कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इसके पहले वाले में था। तो सहयोगी हो जाएंगी, सहयोग हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा, सात्विकरण हो जाएगा। पहला, पांचवा और चौथा, यह है ऑप्शन सी। भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वाइजर। समुदाय के लिए गैमिन सेफ्ट और गैसल सेफ्ट का प्रयोग किसने किया है? तो बताइए आपको, टॉनिज। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा? सोशल फिजिक्स। मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था और प्रीवियस ईयर पेपर में भी बताया था। सामाजिक स्त्रीकरण एक फंक्शनल नेसेसिटी है, ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये कहा है किंग्सले डेविस ने, ये पूछा जाता है पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? तो जजमानी व्यवस्था में क्या क्या होता है? सेवा करते हैं, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु भी देते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला है, तो मैच कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास किसने दी है? फूले ने। थ्योरी ऑफ आई एंड मी किसने दी है? मीड। इड, ईगो, सुपर ईगो तो पता ही है, फ्राइड का नॉन मटेरियल जो कल्चर है वो आगबन ने दी है। तो आप इसको मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह, ये भी मैचिंग है। तो प्राथमिक समूह क्या होगा, ये हमें मैच करना है। प्राथमिक समूह हो जाएगा अविभाजित हिंदू परिवार। और सेकेंडरी जो ग्रुप होगा, तो सेकेंडरी ग्रुप में क्या हो सकता है? सेकेंडरी ग्रुप क्योंकि एक उस तरह से हो जाएगा एसोसिएशन की तरह, तो एसोसिएशन इसमें क्या है? ये यहाँ रहा, संघ। रेफरेंस ग्रुप क्या होगा? रेफरेंस ग्रुप हम भारतीय, अप्रवासी विद्यार्थी में अमेरिकी विद्यार्थी, अमेरिकी विद्यार्थी।
तो रेफरेंस ग्रुप तो यही होगा, अप्रवासी विद्यार्थी में अमेरिकी विद्यार्थी। अंतः समूह तुलना, तो अंतः समूह की तुलना किससे होगी? ये हम भारतीय हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन था एनालिटिकल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा। तो प्राइमरी ग्रुप तो हमारा हो गया हिंदू फैमिली, सेकेंडरी ग्रुप हो गया एसोसिएशन, ये ठीक था कि हमने एसोसिएशन संघ से कर लिया इसको। रेफरेंस ग्रुप जो अप्रवासी है वो विद्यार्थी में अमेरिकी विद्यार्थी की रेफरेंस करके तुलना कर रहा है। और अंतः समूह तुलना किससे हो जाएगा? हम भारतीय से हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट में 2, सेकंड में 3 और थर्ड में 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, वो कौन सा सिद्धांत था? तो इसमें हो जाएगा संरक्षकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से हमें गलत कथन चुनना है। तो प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिए जाने वाला योगदान है, ये तो करेक्ट डेफिनेशन है, ब्राउन ने ही ये डेफिनेशन दी है। प्रकार्यवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, तो ये नहीं होगा, अलग अलग नहीं, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। निम्न कार्यों में से कौन सी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो जातिवाद ऑब्वियसली बाधक होगा, संप्रदायवाद भी बाधक होगा, क्षेत्रवाद भी बाधक होगा, ये उससे उसका कोई मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दुर्खीम ने तो दिया ही है, यांत्रिक और सावयवी एकता, कूले का स्काउट ग्रुप, सोशल स्टैटिक सामाजिक स्थिति इनका नहीं है, कॉम्ट का है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। वीरकांत का स्वरूपात्मक संप्रदाय है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैरिज बाय सर्विस का प्रचलन कौन सी जनजाति में पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैरिज बाय जो सर्विस है वो वैसे तो ये थारू और खासी में पाया जाता है। मैरिज बाय सर्विस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है सी और कहीं कहीं पे ऑप्शन दिया है डी, तो इस क्वेश्चन में भी वही है प्रॉब्लम, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर तो दिया नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे बिरहोर को भी माना है और कहीं कहीं पे भोटिया को भी माना है। तो अभी इस क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या है। वैसे फ़िलहाल थारू और खासी को में मैरिज बाय सर्विस होता है। अब इसमें ऑप्शन बी भी दे रखा है, तो इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, बी सी डी में से कोई भी हो सकता है, इसलिए इसमें तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है। तो इसमें मैं इस क्वेश्चन के बारे में नहीं कह सकती हूँ कि कौन है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। और फ़िलहाल अगर आप देखें तो थारू और खासी में मान सकते हैं, और लेकिन इसके आंसर्स बिरहोर और भोटिया भी दिया है अलग अलग पेपर्स में। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन है इसमें करेक्ट आंसर्स। फ़िलहाल आप थारू और खासी को याद रखिए मैरिज बाय सर्विस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से में से अवधारणा तथा उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें हमें गलत ढूंढना है। तो सहकष्टी क्या होता है? गर्भकाल और प्रसव के समय जो पत्नी का कष्ट होगा वो जो हस्बैंड होगा उसको वो फील करना होता है। तो गर्भकाल तथा प्रसव के समय प्रति नहीं, पति होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है इसमें, पति द्वारा भी पत्नी के सभी कष्ट का प्रदर्शन करना होता है, तो ये तो सही है। मातुल्य उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त करना नहीं, यही तो गलत है, इसमें माता की मिलती है। आधुनिक समाज शासित होता है विधि शासन द्वारा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना जरूरी है? तो इसमें भी दो आंसर हैं, एक में सामूहिकता, एक में आचरण की शुद्धता माना गया है। लेकिन फिलहाल हम जो पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना जरूरी मानते हैं, तो ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर मानते हैं फिलहाल। और इसके आंसर दो हैं, मैंने ये भी बता दिया, कहीं सामूहिकता, कहीं आचरण की शुद्धता माना है। लेकिन हमारा जो चांसेस जा रहा है वो ऑप्शन बी की तरफ जा रहा है, आचरण की शुद्धता। नेक्स्ट है, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो क्या होगा? अब इसमें देखिए, इतनी बार हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, तब तो उसने वही पूछा है प्रतिलोम विवाह का, जिसमें हमने बताया था अगर पुरुष निम्न जाति का होगा तो प्रतिलोम को। इसमें क्या होगा, पुरुष अपने से निम्न स्त्री से जाति की शादी कर रहा है तो पुरुष का जो स्टेटस होगा वो उच्च हो जाएगा, और अगर पुरुष उच्च जाति का है तो अनुलोम विवाह होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रवर का क्या मतलब है? तो प्रवर का सीधा मतलब है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का आचरण करने वाले व्यक्ति, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉर्गन ने परिवार के विकास के जो स्टेप बताए हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप सीक्वेंस में ही याद करके रखिए, सो दैट आपको अगर लगाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो पहला इसमें होता है संयुक्त परिवार, तो ये तो पहले ही नंबर पे है। दूसरा होता है समूह परिवार, जिसको पुलान इंग्लिश में भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे होता है सिंडेस्मियन, और चौथे नंबर पे होता है पितृसत्तात्मक, फिर पाँचवें नंबर पे होता है एक विवाही। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले समरक्त होगा और लास्ट में एक विवाही होगा, और ऐसे करके भी आप याद करेंगे तो हो जाएगा। तो पहले समरक्त है ए फर्स्ट, और लास्ट में एक विवाही होगा, तो फर्स्ट और थर्ड आपने देखा कि एक ही में है, तो ऑप्शन ए ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन आपको ये पांचों ही लाइन में याद करने पड़ेंगे, तभी आपको याद हो पाएगा। तो आप सबसे पहले समरक्त, उसके बाद समूह, उसके बाद सिंडेस्मियन, और फिर प्रतिसत्तात्मक, फिर एक विवाही करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। निम्न कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको देखना है, संस्कृतिकरण एक सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया होती है ये इंटरनल होती है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? आंतरिक पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, औपचारिक, आंतरिक, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसेस होती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बहुत रिपीट होती, बहुत बार आ चुकी, अब हो सकता ना ही पूछी जाए, योगेंद्र सिंह की है, इम्पोर्टेंट बुक है। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर विघटन ही विघटन होगा, सामाजिक विघटन होगा, क्योंकि अवैध साधनों का यूज हो रहा है। किसी व्यक्ति का अपराध प्रमाणित होने के बाद जब अपराधी को जेल में ना भेजकर उसे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण करने का अवसर दिया जाता है, तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन में भी कई सारे जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका जो ऑप्शन है तो परिवीक्षा करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था जब पैरोल में कुछ दिन के लिए अगर आपने जेल में रहते हुए अच्छा आचरण किया है तो आप कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए किसी विशेष अवसर पे अपने घर जा सकते हैं कुछ दिन के लिए, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर में पैरोल को पूछा था, तो उसमें हमने बताया था पैरोल में क्या होता है। अब परिवीक्षा में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करता है तो उसको जेल में नहीं भेजा जाता है, परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन वो कैसे होता है, जब कोई उसकी ज़मानत करता है तभी उसको भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। तो किसी के आधार पे ही उसको भेजा जाता है, जो पीजीटी में पहले क्वेश्चन आया था, पीजीटी 2000 में, शायद 2002 में था, तो उसमें पूछा था कि परिवीक्षा में क्या होता है, तो उसमें यही ऑप्शन था कि आपको घर तो जाने को मिलेगा लेकिन किसी की ज़मानत के आधार पे मिलेगा। तो पैरोल में क्या होगा, जेल में रहकर अगर आप अच्छा आचरण करेंगे तो कुछ दिन के लिए अपने घर जा सकते हैं। लेकिन परिवीक्षा में क्या होगा, अगर आपको किसी ने ज़मानत कर दी तो जेल में नहीं भेजेंगे, अपने परिवार के साथ रहने के लिए आपको एक अवसर दे दिया जाएगा।
तो ये परिवीक्षा और पैरोल में डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वायत्त व्यसन अपराध की अपराध अवधारणा सबसे पहले किस अपराध शास्त्री के नाम से जुड़ी हुई है? तो जब वाइट कलर क्राइम की बात होगी तो उसमें सदरलैंड हो जाएंगे, और इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। तो ये कुछ हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। हालांकि 125 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसे 2 पार्ट में करना चाहिए तो वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं होगी और हम इजीली समझ सकेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर हम वीडियोस को पार्ट में डिवाइड करके डालेंगे तो आप लोगों का ही लॉस होगा। तो आप कोशिश करिए इनको फटाफट करके, क्योंकि अब 2 से 4 क्वेश्चन पेपर्स ही बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं तो आपको सारे पीजीटी के पेपर्स रिवाइज़ करके इसमें डाल दूँगी। लेकिन आपका काम है, जब तक पीजीटी का पेपर नहीं हो जाता है तब तक इन सभी पेपर्स को एक बार तो दिन में ज़रूर देख लीजिए, किसी भी तरह फास्ट करके या शॉर्टकट में। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो जिन क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन किया है उनका नोट्स बना लीजिए। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, जिन क्वेश्चन को मैंने रिपीटेशन के चांसेस बताए हैं या जो बहुत रिपीट हुए हैं उनको अलग से नोट करके सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस को अगर आप लर्न कर लेंगे तो पीजीटी में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो ये आप काम करते रहिएगा जब तक आपका पीजीटी का पेपर ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।